हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु पर। और आज ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट सेशन होने जा रहा है। और इसके पहले मैंने आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री करवाया था। तो फिजिक्स में मैंने जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया था यूनिट डिजिट और प्रेशर क्या होता है, जितने भी एयर प्रेशर क्या होता है, जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको बताया था। और केमिस्ट्री में भी मैंने आपको सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं और एटम्स क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बढ़िया से डिफ़ाइन किया था। और आज हमारा जो रहेगा चैप्टर का, ये चैप्टर फर्स्ट रहेगा बायोलॉजी का। और ये बायोलॉजी में काफ़ी डीप एनालिसिस करवाऊँगी। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है ऐसा इसमें जो मतलब पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ और भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर फर्स्ट। इसमें दिया गया है कि जीव विज्ञान एक्चुअल में होता क्या है। तो जीव विज्ञान के अगर हम डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो उसका डेफिनेशन होता है कि बायोलॉजी का अर्थ है जीवन, मीन्स लाइफ, और लोगोस का अर्थ है स्टडी, मीन्स जीवन का अध्ययन। तो उसी से हमारा ये क्या बना है, बायोलॉजी, जीवन का अध्ययन। और बात करें अगर विज्ञान की शाखा जिसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो इसमें रहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों को अध्ययन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, बायोलॉजी होता है। और बात अगर किया जाए कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क ने और ट्रेवेलियस ने। और कब किया था, 1801 में किया था। और बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं, अरस्तु। फिर उसमें देखिए दिया गया है कि अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान दोनों का जनक माना जाता है। ये जीव विज्ञान के भी जनक है और जंतु विज्ञान के भी जनक है। और बात करते हैं कि कुछ जैसे कि कल्चर होता है, वो कल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग अगर मधुमक्खी का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो जाता है, एपीकल्चर। जैसे अगर कल्चर जैसे होता है कि मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, रेशम का पालन कर रहे हैं, तो जैसे हमारा क्या हो जाता है, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। और सेरीकल्चर, रेशम कीट वगैरह का जैसे कि अगर हम पालन कर रहे हैं, इसके लिए एक फार्मूला चलता है। जैसे कि सेरी को आप कर सकते हैं कि सारी सिल्क, तो उससे क्या हो जाता है कि हाँ रेशम की साड़ी, तो उससे क्या हो जाता है कि हाँ रेशम, सेरी कल्चर। और नेक्स्ट आता है पीसी कल्चर, मतलब मछली का अध्ययन, मत्स्य।
और सिविकल्चर, सिवी मतलब लकड़ी का अध्ययन का, और हॉर्टिकल्चर ये क्या होता है, उद्यान के विषय में जिसमें हम सीखते हैं वो चीज़ हमारा क्या होता है, उद्यान, हॉर्टिकल्चर। और बात करते हैं जैसे कि हम कवकों का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं और पुष्पों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि कवक का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा फिर माइकोलॉजी हो जाता है, और अगर शैवाल का अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमारा फाइकोलॉजी होता है। और अगर पुष्प का अगर अध्ययन करते हैं तो हमारा एंथोलॉजी हो जाता है। और फलों का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा पोमोलॉजी होता है, और पक्षी का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा ऑर्थिनोलॉजी, और मछली का इक्थियोलॉजी, और कीट का कर रहे हैं तो फिर उसका हो जाता है एंटोमोलॉजी, वृक्ष का कर रहे हैं तो उसका हो जाता है डेंड्रोलॉजी। तो ये हमारा आज का जो फर्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बायोलॉजी में व्हाट इज मतलब एक्चुअल में बायोलॉजी होता क्या है, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, और इसमें हम लोगों को मतलब कि क्या कैसे किस बेस पे क्या पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, किसके पालन को क्या कहते हैं, अगर कवक का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, मधुमक्खी का अध्ययन क्या करते हैं तो क्या करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे फर्स्ट स्लाइड में हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट चलता है कि जीवों की विविधता को समझने के लिए उन्हें वैज्ञानिक समूहों में बांटना, उसको हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं टैक्सोनॉमी, मीन्स उनका वर्गीकरण करना। तो आधारभूत इसकी इकाई क्या होती है, जैसे कि अगर हम बांटते भी हैं जीवों को तो नॉर्मल सी बात है उनको हम जाति में ही बांटेंगे, तो इसकी आधारभूत इकाई क्या होगी, जाति होगी। और अगर डेफिनेशन के तौर पर अगर देखते हैं तो आधुनिक वर्गीकरण मीन्स मॉडर्न टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की शुरुआत किसने करी थी, ये कैरोलस लिनियस द्वारा। उनकी पुस्तक किसमें, सिस्टमा नेचर में प्रस्तुत जगत प्रणाली से हुई है। तो बात करें कि जैसे कि उन्होंने बांट तो दिया कि हाँ उसका वर्गीकरण कर दिया, और वर्गीकरण का आधारभूत बेस क्या बना, उन्होंने डिजिट बनाया, उन्होंने इकाई बनाई उसकी जाति। और अगर उसके डेफिनेशन के तौर पे अगर आते हैं तो अगर जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जो मॉडर्न आधुनिक वर्गीकरण जो उन्होंने किया, उन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत मतलब किस बेस पे किया, ये चीज़ की जानकारी हम उनकी पुस्तक सिस्टमा नेचर में जान सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम किंगडम, जैसे कि पादपों का अगर है तो जंतुओं का किंगडम। तो विटेकर ने 5 किंगडम को बांटा हुआ है। पहला तो हमारे एक हो जाता है मोनेरा, दूसरा हो जाता है प्रोटेस्टा, तीसरा है फंजाई, और ये चौथा है प्लांडे, और ये हो जाता है एनिवेलिया। नेक्स्ट आता है हमारा कि कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। मीन्स जो हमारा जो वर्गीकरण किया है टैक्सोनॉमी जिसे हम लोग यहाँ पे करें, उसका अगर उस वर्गीकरण के अगर पिता को अगर देखा जाए तो उसके फादर कौन माने जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं, कैरोलस लिनियस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एक्चुअल में क्या होता है ये, तो प्रोकैरियोटिक उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आदिम कोशिका, और यूकैरियोटिक क्या हो जाता है, ये हमारा विकसित कोशिका। तो अगर प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा मोनेरा, जीवाणु और सत्य के अंदर जिसे ट्रो न्यूक्लियस कहते हैं, तो ये जीवाणु हो जाता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, ये जीवाणु इनके मतलब हो जाता है साइनोबैक्टीरिया वगैरह, और इसमें क्या होता है, केंद्रक की अनुपस्थिति होती है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, इससे जैसे प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। और अगर हम क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं तो क्या किया गया था कि किंगडम को
5 भागों में बांटा गया था। तो किसने कब दिया? तो ये दिया था R.S. विटेकर ने 1969 में। और अगर एग्ज़ाम ट्रिक की अगर हम इसको याद करने के लिए बनाएं तो उसको हो जाता है कि 5 किंगडम्स है। तो इसका माई प्रोफेसर, माई से हो गया मोनेरा, प्रोफेसर से हो जाता है प्रोटिस्टा, और फाउंड का हो जाता है फंजाई, और प्लांट्स प्लांटे, एनिमल्स एनिमेलिया। तो क्या हो गया? माई प्रोफेसर फाउंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आप लोग ये 5 किंगडम्स जो हैं एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, तो इस फार्मूले के बेस पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कि 1 लाइन रिवीजन के तौर पे अगर हम लेते हैं, इसमें दिया गया है कि लिनियस सिस्टम नेचर, और इन्होंने 2 जगत में, और टेकर जो है ये इन्होंने 5 जगत में बांटा। वर्गीकरण की इन्होंने इकाई क्या रखी थी? 2 जाति। पॉसिबल MCQ अगर देखते हैं तो इसमें क्या MCQ बनता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या है? जैसे कि जीनस, स्पीसीज, किंगडम, ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज। मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था। ये इनकी आधारभूत इकाई क्या थी? जाति। नेक्स्ट आता है विटेकर की जो 5 जगत प्रणाली जो है उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो उसको हम देखते हैं कि इनका कंसेप्ट फर्स्ट कहता है कि जो विटेकर की जो 5 जगत प्रणाली है उसमें क्या एक्चुअल में क्या बताया गया है। तो उसमें क्या बताया गया है? जीवों की कोशिका संरचना, पोषण और शारीरिक संगठन पर आधारित बातों को उनको बताया गया है। जैसे कि मोनेरा होता है, ये क्या होता है? ये तंतुमय जीवाणु होता है। और एनिमेलिया को बताया गया कि बहुकोशिकीय उपभोक्ता होता है। और प्रोटिस्टा जो है ये क्या होता है? ये एक कोशिकीय जलीय जीव होता है। फंजाई परजीवी होता है, मृतोपजीवी इसे कहते हैं। और प्लांटे क्या होता है? ये बहुकोशिकीय होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। तो इसमें हमने जाना कि विटेकर की जो 5 जगत प्रणाली है उन्होंने कैसे, किस बेस पे, क्या उन्होंने बताया कि मतलब 5 जगत प्रणाली किस बेस पे उन्होंने बांटा है, कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। तो ये सारी वही चीज़ें हैं कि एनिमेलिया जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय उपभोक्ता होता है। और प्रोटिस्टा जो होता है वो एक कोशिकीय जलीय जीव होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना प्रोटिस्टा जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? पादप और जंतु के बीच की एक कड़ी होती है। और ये सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित होती है और अभाव में इतर पोषित, मीन्स अभाव में वो नहीं पोषित हो पाती है, किसी और पर निर्भर हो जाती है। अब फंजाई क्या होती है? फंजाई की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन होता है एक जटिल पॉलीसैकेराइड होता है जो क्या करता है? कवक के कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक होता है। और ये क्या करता है? ये कवक को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? क्या होता है काइटिन? काइटिन होता है एक
पॉलीसैकेराइड, जटिल पॉलीसैकेराइड। ये करता क्या है, ये कवक को मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है और ये कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक भी होता है। तो यही है यहाँ पे जो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, जो फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी कौन होते हैं, जैसे शैवाल हो गए, मांस हो गए और पुष्पीय पौधे क्या हो गए, ये हमारे स्वपोषी जीव स्वपोषी होते हैं। और विषमपोषी अगर देखते हैं तो हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सरीसृप, स्तनधारी, फंजाई, ये सब क्या होते हैं, ये विषमपोषी होते हैं। और पिवाकी के अगर पॉइंट्स अगर देखते हैं तो पिवाकी जैसे क्या होता है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और अगर इसके लिए एक निमोनिक अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होते हैं, फंजाई को बचाती है एक कठिन दीवार, मीन्स काइटिन, कठिन से काइटिन। और एग्जाम ट्रिक अगर कुछ देखते हैं तो जैसे कि प्रोटिस्टा, जगत के जीव ज़्यादातर जलीय होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जीव ज़्यादातर जलीय होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ। और एक लाइन में अगर रिवीजन में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, मोनेरा में जीवाणु, प्रोटिस्टा में यूग्लिना, फंजाई में काइटिन की दीवार, प्लांटेई स्वपोषी और एनिमेलिया मीटाजोआ है। और पॉसिबल एमसीक्यू अगर देखते हैं किस बेस पे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसका क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा जीव पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये इनके पॉसिबल क्वेश्चंस रहता है कि हाँ इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यही सारी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। तो ये क्या होता है, जैसे कि जीवों का सार्वभौमिक नामकरण, ताकि पूरी दुनिया में एक ही नाम हो। नॉर्मल सी बात है, अगर हम इंडिया में किसी चीज़ को किसी और नाम से जानते हैं, भारत में किसी और बाहर विदेशों में किसी और नाम से जाना जाता है, तो नॉर्मल लाइफ की चीज़ों में तो चलो ठीक है हम लोग अपना अपना नाम रख लेंगे, लेकिन अगर उसको ब्रॉड लेवल पे अगर करना, उसके बारे में अगर कुछ जानना होगा तो कोई जैसे बड़ी चीज़ होती है उसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखिए इन जीवों के अध्ययन के बारे में, वंश के अध्ययन के बारे में, अगर हम लोग यहाँ पर अगर कुछ और जानेंगे, बाहर कुछ और जानेंगे, तो उससे क्या होगा कि कंट्राडिक्शन होने लगेगा, सबके बीच में संघर्ष होने लगा कि वहाँ पे क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो ऐसे क्या होगा, हम कठिनाई होगी। तो इसीलिए क्या किया गया है, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर लाया गया है। तो उसमें क्या दिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट में मुद्दा यही था इसका लाने का कि सार्वभौमिक नामकरण, ताकि पूरी दुनिया में एक ही नाम हो, उनको अलग अलग नाम से ना जाना जाए। और डेफिनेशन अगर देखते हैं तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने लाई थी 1753 में। प्रत्येक नाम के इन्होंने कहा कि प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं, पहला वंश होता है और दूसरा जाति। पहला वंश, दूसरा जाति। और इन्होंने देखिए होमो वंश, जिसका कैपिटल क्या हो गया, एच हो गया। और सेपियंस ये जाति को करता है, और लिन ये क्या हो गया, उसके खोज करता हो गया। तो क्या हो गया वो होमो सेपियंस लिन। तो ये हमारा मानव का ये बायोलॉजिकल चलता है इसमें पूरा। तो होमो क्या होता है, होमो वंश होता है, सेपियंस क्या होती है, जाति होती है, उसी से हमारा मिल के क्या बने, होमो सेपियंस, मानव जाति। ये इन्हीं वर्डों से मिलके बना हुआ है। तो अंत में लिखा गया शब्द जैसे लिन उस वैज्ञानिक का नाम दर्शाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा था। तो जैसे लिन, तो लिन से क्या बन गया, लिनायस। जैसे आदमी, मैन को क्या कहा गया, होमो सेपियंस कहा गया। ये इनका बाइनॉमियल नोमेन और द्विनाम पद्धति का सारे नाम दिए गए। जैसे फ्रॉग, तो फ्रॉग को नाम दिया गया राना टाइग्रीना, और कैट को फेलिस डोमेस्टिका, डॉग को दिया गया कैनिस फैमिलीज, और काऊ को
बॉस इंडिकस। और हाउस फ्लाई को क्या दिए गए, मस्का डोमेस्टिका। मैंगो को मैगी फेरा इंडिका। और राइस को कहा गया है ओरिजा सटिवा। और वीट को कहा गया है ट्राइडिकम एस्टिवम। और पी मटर क्या कहेंगे इसको, पिजम सेटिवम। ग्राम को कहा गया है सीसर एरिटिनम। मस्टर्ड को कहा गया है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। और इसका अगर हम पीवाईक्यू देखते हैं कि पीवाईक्यू यहाँ के कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे पीवाईक्यू बनता है कि पहला शब्द क्या दर्शाता है। तो पहला शब्द क्या बनता है द्विनाम पद्धति में, पहला शब्द क्या होता है, वंश होता है। दूसरा शब्द क्या होता है, वो जाति होती है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया हुआ था। और नेक्स्ट है कि मक्का या मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि मटर का नाम क्या है, पिजम सैटिवम है। तो अभी तक स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या होती है, और उस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, और यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, और जैसे कि होमोसेपियंस वंश वगैरह क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो क्या क्या थी हमने इस पहले पढ़ा। और अभी आगे क्या है वो चलिए हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का अगर हम लोग इतिहास देखते हैं तो 1665 में रॉबर्ट हू, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। इन्होंने कोशिका की खोज करी और इन्होंने क्या किया, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका को बताया। सबसे पहले तो 1665 में इन्होंने खोज करी, किसने करी, रॉबर्ट हुक ने करी। और इन्होंने क्या किया कि जीवन की सबसे छोटी इकाई रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसको बता दिया, कोशिका भित्ति को बता दिया। और 1838 से 39 के बीच में एक थे सिल्डन एंड सेजवान, ये क्या किए थे, ये कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिए। और 1839 में किंजे, ये क्या किए थे, जीव द्रव्य का नामकरण इन्होंने किया। और 1855 में एक थे रोडोल्फ विर्चो, नाम भी इन लोगों के बड़े अजीब अजीब हैं, आप लोग देख रहे हैं। जिन्होंने क्या किया था, नई कोशिकाओं का निर्माण किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका की खोज करी। और सीजन एंड सेजवान ने क्या किया, कोशिका सिद्धांत दिया। और पुरकिंजन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जीवद्रव्य का नामकरण कर दिया। और रोडोल्फ विर्चो ने क्या कर दिया, इन्होंने नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है, इन्होंने ऐसा बताया। और अगर अपवाद अगर देखते हैं एक्सेप्शन के तौर पे, तो ये क्या हो जाता है, विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, तो ये हमारा फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मीन्स प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। तो ये होता क्या एक्चुअल में, तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का ये से बना होता है। क्या होता है, वो जीव द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से बना हुआ क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। और इसमें अगर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी होती हैं,
तो नाइट्रोजन कितना होता है 2.5% होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 76% होता है। हाइड्रोजन की अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है 10% हो जाता है, और कार्बन जो होता है वो 10.5 होता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 0.5 का ही डिफरेंस है। और बात करें कि उसमें इनऑर्गेनिक कितना होता है, तब कितना होता है, तो उसमें होता है अकार्बनिक तत्वों की संख्या होती है 81%। और नोट अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, लगभग 80% भाग जल होता है, 80% भाग जल होता है। और इसमें कार्बनिक कितने होते हैं, तो ये कार्बनिक होते हैं 19%। देखिए कोशिका का औसत संगठन, इसमें जल की अगर हम मात्रा देखते हैं तो 70 से 90% के बीच होती है। प्रोटीन अगर देखते हैं तो 10 से 15% होता है, और अगर न्यूक्लिक अम्ल देखते हैं तो 5 से 7% होता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर देखते हैं तो 3% होता है, और लिपिड अगर देखते हैं तो 2% होता है, और लास्ट आता है आयन। आयन कितना होता है हमारा 1%। जल 90%, प्रोटीन 10 से 15%। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें संगठन कितना होता है। और एग्ज़ाम से अगर देखते हैं कि हाँ एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें यही बन सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो कौन सी होती है हमारी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। और फिर पूछ सकता है कि सबसे लंबी कौन सी होती है, तो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका, न्यूरॉन जिसको हम लोग कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछी जाए तो वो हो जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग जिसे कहते हैं हम लोग। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की कोशिका, और सबसे बड़ी है कौन सी होती है कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें देखिए अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी इसके बारे में बताया था, तो वहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स में बताया था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानने को मिलेगा। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, आदिम कोशिका कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, हिस्टोन और प्रोटीन अनुपस्थित होता है, ये केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है, और इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। और अगर यूकैरियोटिक को अगर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये एक विकसित कोशिका होती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, और डीएनए प्लस प्रोटीन इसमें क्या बना होता है, क्रोमेटिन बना होता है। और ये क्या होता है, ये पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। और ये क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली ही नहीं होती है। देखिए इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में होता है, उसमें डीएनए प्लस प्रोटीन क्रोमेटिन होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, जबकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये हमारा क्या है, इसका और इसका डिफरेंस है कि हाँ यूकैरियोटिक क्या होता है और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपने। नेक्स्ट स्लाइड है देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है, कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, ये सेलुलोज बना होता है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। और केंद्रक किसकी में बात करते हैं, जिसमें अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें उपस्थित होता है। डीएनए के अगर देखते हैं तो इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है, और इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। और इसमें कशाभिका जैसे हम लोग फ्लैचुला कहते हैं, वो क्या होता है, इसमें केवल एक तंतु होता है, इसमें 11 तंतु 11 फाइबर्स। बहुत डिफरेंस है दोनों में।
देखिए, अब इनकी हम विशेषता देखते हैं, कैरेक्टर दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंगक। इसमें ऑर्गन कौन से होते हैं, इसमें होता है गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। इस इन तीनों को बेस में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें इसमें अनुपस्थित होती है। उसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। और राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो ये 70S प्रकार के, ये 70S इनका टाइप होता है। ये एक एस जो लिखा होता है ये एक इकाई होती है। इसको हम लोग एस होता है सिक्यूवेड्रन, कुछ ऐसे कुछ होता है समथिंग। तो ये क्या होता है, ये इसका एक इकाई होता है। और ऐसे यहाँ पे भी इसका क्या चलता है, 60S प्लस 40S, तब जाके बनता है ये 80S। और श्वसन में अगर देखते हैं हम लोग तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा प्रोकैरियोटिक श्वसन करते हैं, और ये यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण अगर देखते हैं तो ये थाइलेकॉइड में करते हैं, और यूकैरियोटिक किस में करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। कोशिका विभाजन अगर देखते हैं तो इसमें अर्धसूत्री टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक में कहते हैं समसूत्री एवं अर्धसूत्री या फिर अर्धसूत्री टाइप का होता है। लिंग प्रजनन की अगर हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्रोकैरियोटिक में पाया नहीं जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है भित्ति एवं झिल्ली। तो चलिए देखते हैं क्या है भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, ये केवल पादप कोशिका में होती है, और ये सेलुलोज की बनी होती है। इसकी आकार और आकृति जो होता है इसका निश्चित होता है। और जीवाणु जो होता है इस जीवाणु को जो भित्ति जो रहते हैं वो किससे क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। तो जीवाणु की जो भित्ति मीन्स दीवार, वो क्या होती है, उस किसकी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकेन। और बात करते हैं अगर कोशिका झिल्ली, तो ये क्या होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है एक, और ये क्या करती है, कंट्रोल्स एंट्री और एग्जिट, पदार्थों का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है कि फ्लूट मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल, क्या होता है, ठीक है, होता है सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में ये प्रस्तुत इसका मॉडल किया गया था। और इसके अनुसार क्या होता है कि लिपिड के सागर में प्रोटीन के अणु तैरते रहते हैं। सबसे पहला नंबर, तो इस मॉडल की खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी सिंजर एंड निकोलसन ने। कब करी थी, 1972 में करी थी। और इनके अनुसार होता क्या है, तो इनके अनुसार होता है कि लिपिड के सागर में प्रोटीन के अणु तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्द्रव्य जालिका क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में कहते हैं उसे ER। तो आप लोग देख सकते हैं ये चीज़। तो कोशिका कंकाल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है इसमें, तो इसमें रहता है कि इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है और लिपिड या वसा का संश्लेषण होता है यहाँ पे। और रफ AR एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग क्या देखते हैं, RAR जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये वसा का करते हैं, वो प्रोटीन का करते हैं। ये राइबोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, उसमें अनुपस्थित होता है। और तारकाय, इसकी खोज किसने करी थी, वो वेरी ने करी थी। और केवल
जंतु कोशिका में ये पाया जाता है और 1 से 2 सेंट्रियोल्स होते हैं इसमें। और कार्य इनका क्या होता है, इनका कार्य होता है कोशिका विभाजन में समसूत्री तर्कों का निर्माण, स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण। नेक्स्ट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये इसका चित्र है, पूरा फिगर ऐसा होता, और राइबोसोम हमारा वो है। जैसे इसकी खोज की बात करें, जिसकी खोज करी थी आल्टमैन ने, और देखिए इसकी खोज किसने करी, आल्टमैन ने 1886 में करी, और इन्होंने नाम क्या दिया इसको, बायोप्लास्ट नाम दिया। और नेक्स्ट उसी टाइम पे थे एक बेंडा ने क्या नाम दिया इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। यहीं पे एटीपी का निर्माण मीन्स ऊर्जा का निर्माण होता है। भीतरी वलन, इनर फोल्ड्स को इन्होंने क्या कहा, क्रिस्टेई। भीतरी वलन को क्रिस्टेई कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भीतरी वलन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टेई। और विशेषता इसकी क्या होती है कि ये स्वयं का डीएनए होता है इसमें, और एवं राइबोसोम होता है। ये अर्ध स्वायत्त अंगक होते हैं। और राइबोसोम को अगर देखते हैं तो ये जंतुओं में पैलाडे, तो जंतुओं में किसने खोज करी थी, पैलाडे ने। और कब करी थी, 1955 में करी थी। और पादपों में किसने करी थी, रॉबिन्सन व ब्राउन ने। कब करी थी, 1953 में करी थी। और ये क्या होता है, ये आरएनए प्लस प्रोटीन से निर्मित होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड और प्रोटीन से निर्मित होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी, प्रोटीन का संश्लेषण क्योंकि यहाँ पे होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। और नोट अगर करते हुए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस, तो क्या होता है इसमें, स्तनधारियों की जो लाल रक्त कणिका में ये अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका में ये नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है गोल्जी गाय। तो आप गोल्जी गाय देख सकते हैं, ये कैसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये गोल्जी गाय हो जाता है हमारा, कटोरी टाइप का, देखिए कैसे लेयर बाय लेयर बना हुआ है। तो इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। और इसको काम क्या होता है, ये कोशिका का यातायात प्रबंधक होता है। इसे क्या कहता है, ट्रैफिक कंट्रोलर भी इसीलिए कहा जाता है। और कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है, इसकी खोज किसने करी थी, कैमिलो गोल्जी ने करी थी। और ये क्या करता है, कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम के निर्माण में सहायक करता है। और इसी को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो इसकी खोज किसने करी थी, डी डुबे। कब करी थी, 1955 में करी थी। और इसको क्या कहते हैं, इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। अंतःकोशिकीय पाचन भी यहीं पे होता है। और 24 प्रकार के जल अपघटक एंजाइम इसमें उपस्थित पाए जाते हैं। और स्तनधारियों के आरबीसी में अनुपस्थित होता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं संश्लेषण और परिवहन, द सेल इन एक्शन। उसमें क्या देखते हैं, संश्लेषण और परिवहन क्या होता है। तो केंद्रक क्या क्या दिखाया गया, होल्ड्स द डीएनए ब्लूप्रिंट। राइबोसोम आरईआर क्या होता है, ये ट्रांसलेट्स ब्लूप्रिंट इनटू रॉ प्रोटीन। और गोल्जी क्या क्या करता है, ये मॉडिफाइज पैकेज एंड टैग्स, संकुलन का काम करता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, वो सीक्रेट्स द फाइनल प्रोडक्ट।
ये स्राव या परिवहन का काम करती है। और कोशिका एक अत्यधिक समन्वित एवं एकीकृत जीवित प्रणाली है। तो जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा, चलिए एक बार इसका हम पूरा रिवीजन करते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग, पहले स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सबसे पहले, कि जीव विज्ञान क्या होता है और जीवों उसकी इकाई क्या होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवों की विविधता को समझने के लिए उसे वैज्ञानिक समूहों में बांटना, और उसकी आधारभूत इकाई भी हम लोगों ने जाति को मानी थी। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने करी थी, उनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचर, इसमें पता चलती है चीज़। और उन्हें 5 किंगडम के बारे में बताया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे यानी मेलिया। और उससे आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि विटेकर की 5 जगत प्रणाली क्या थी। जैसे कि मोनेरा क्या होता है, तंतुमय जीवाणु होता है, एनीमेलिया क्या होता है, बहुकोशिकीय उपभोक्ता होता है, और यूग्लिना ये प्रोटिस्टा जगत होता है, और पादप और जंतु के बीच की एक कड़ी होती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं अभाव में इतर पोषित होती है ये। और हम लोगों ने पढ़ा था कि फंजाई को, कवक को एक दीवार बचाती है। तो दीवार किससे बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटिस्टा जगत के जीव क्या होते हैं, ज़्यादातर जलीय होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवों का सार्वभौमिक नामकरण कैसे किया गया और किस बेस पे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मैन का, आदमी का क्या होता है, होमो सेपियंस होता है, कैट का फेलिस डोमेस्टिका होता है, काऊ का बॉस इंडिकस का होता है, और हाउस फ्लाई का क्या होता है, मेस्का डोमेस्टिका। और हमने गेहूँ वगैरह, व्हीट, राइस का देखा, जैसे उसको अर्जिवा, सेडिवा, और गेहूँ को क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरी पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका विज्ञान के बारे में। जैसे कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जीव द्रव्य क्या होता है, वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से बना होता है, और उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है, 2.5, ऑक्सीजन 76 होता है, और कार्बन कितना होता है, 10.5 होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने कोशिका का औसत संगठन देखा था। जैसे कि उसमें जल क्या होता है, 70 से 90% के बीच में होता है, और न्यूक्लिक अम्ल कितना होता है, 5 से 7% के बीच में होता है। और सबसे छोटी इकाई हम लोगों ने पढ़ा था कि वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक जो होता है ये पूर्ण विकसित केंद्रक से बना होता है, जबकि जिसमें क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया था। जैसे कि उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है, ये सेलुलोज से बना होता है। इसमें केंद्रिका क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है, और जबकि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है, इसमें दोहरे सूत्र के रूप में होता है। इसमें 11 तंतु होते हैं, इसमें एक ही तंतु होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जैसे होता है, उसमें 78 प्रकार के होते हैं, और इसमें 88 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण इसमें थाइलेकॉइड में होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। और कोशिका विभाजन अगर देखते हैं तो इसमें अर्धसूत्रीय होता है, इसमें समसूत्रीय या अर्धसूत्रीय होता है। इसमें लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। अगले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है। जैसे कोशिका झिल्ली क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और पदार्थों का नियंत्रण करती है। और
कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग को देखा था कि जीवाणु की भित्ति जो होती है वो पेप्टिको ग्लाइकन की बनी होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि तारक काय क्या होता है, कोशिका का कंकाल क्या होता है, तो उसमें हम लोग पार्ट बांटा था स्मूथ और रफ क्या होता है, तो उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है, लिपिड वसा का संश्लेषण होता है। और जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसमें वसा का, इसमें प्रोटीन का। खोज तारक काय की किसने करी थी, वो वेरी ने करी थी। जंतु कोशिका में केवल पाया जाता है 102 सेंट्रियोल होते हैं। कार्य कोशिका विभाजन में समसूत्री तर्कों का निर्माण करना होता है। और नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी और लाइसोसोम की खोज किसने करी थी। तो लाइसोसोम की खोज करी थी पैलाडे ने और पादपों में रॉबिन्सन ने करी थी। रॉबिन्सन और ब्राउन ने कब करी थी, 1953 में करी थी। और जबकि उसकी खोज ऑल्टमैन ने करी थी और बेंडर ने क्या किया था, उसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कोशिका का ऊर्जा समूह भी उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी का, इसकी खोज किसने करी थी, कैमलो गोल्जी ने करी थी। यातायात प्रबंधक भी इसी को कहा जाता है। लाइसोसोम भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी खोज किसने करी थी, डी डिवे ने करी थी। इसे आत्मघाती थैली भी, क्योंकि यहाँ पे अंदर का उसकी पाचन होता है और स्तनधारियों का विषय में अनुपस्थित होता है। यही सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और सबसे लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि संश्लेषण और परिवहन। तो ये इसका जो है, ये इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो कोशिका विज्ञान में अब हम लोग देखते हैं कि उसके हाई यील्ड कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। तो इसके अगर हाई यील्ड कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसे पावर हाउस कहा जाता है। हाई यील्ड कॉन्सेप्ट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। और ये इसके आंतरिक झिल्ली में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। गोल्जी का क्या होता है, इसकी खोज कैमलो गोल्जी ने करी थी। और कोशिका का ट्रॉफी पुलिस मैन भी इसी को कहा जाता है। लिपिड्स और प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, पैकिंग। लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली। राजधानी क्या होती है, पादप कोशिकाओं में जंतु व बड़ी व जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। केंद्रक क्या होता है, तो इसकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। और नेक्स्ट है, कोशिका एक जटिल मशीन की तरह कार्य करती है। अध्ययन की सुविधा के लिए अंगों को उनके कार्य के आधार पर विभाजित किया जाता है। जैसे क्या होता है, नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष में कौन कौन होता है, केंद्रक होते हैं और गुणसूत्र होते हैं। परिवहन और सफाई में कौन होते हैं, गोल्जी का होता है, लाइसोसोम होते हैं। और ऊर्जा और उत्पादन में अगर देखते हैं तो उसमें कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं। पादप विशेष में अगर देखते हैं प्लांट एक्सक्लूसिव में, तो उसमें होता है लवक और राजधानी। नेक्स्ट है राइबोसोम, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन। कब करी थी, 1953 में करी थी। और कहाँ पाया जाता है इन प्लांट रूट्स, पौधों की जड़ों में। नामकरण किसने किया था, रॉबर्ट्स ने। और कब किया था, 1958 में किया था।
खोज करी थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने, और नाम किसने रखा था? रॉबर्ट्स ने रखा था। उपनाम प्रोटीन की फैक्ट्री। संरचना इसकी कैसी होती है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, नो मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। प्रकार कैसा होता है? 70S प्रकार का, और 80S यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 70 और यूकैरियोटिक 80। नेक्स्ट है लबक। तो विशिष्टता अगर इसकी देखते हैं तो ये क्या होता है? ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? तो जैसे हरित लबक है, क्लोरोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और लबक पादप कोशिका के रंग और भंडारण का मुख्य आधार होता है। ये चीज़ का इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? लिगोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट वर्सेस लिगोप्लास्ट। कार्य एवं भंडारण। तो हरित लबक क्या होता है? इसका कलर ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, पर्णहरित। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? इसका कलर ग्रीन होता है। और फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करता है। निकनेम क्या होता है? ये कोशिका की रसोई, किचन ऑफ सेल। और अगर हम आवर्डी लबक को देखते हैं तो ये क्या होता है? ये कलरलेस होता है, रंगहीन। और अगर लोकेशन देखते हैं तो रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स, सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग, जो भाग सूर्य के प्रकाश में नहीं पड़ते हैं, ये वहाँ पाया जाता है। और फंक्शन क्या होता है? फूड स्टोरेज, ये भोजन का संग्रहण करता है, जैसे स्टार्च, फैट और प्रोटीन। स्टार्च, वसा और प्रोटीन का। नेक्स्ट है वर्डी लबक। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है? तो इसमें पहला रंगीन लबक। रंगीन लबक क्या होता है? ये यूजुअली रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, और फाउंड इन फ्लावर्स, फूलों में पाया जाता है, पुष्पों में, फ्रूट्स, फलों में पाया जाता है, एंड सीड्स, और बीजों में पाया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं टमाटर, इस किस्म में क्या होता है? लाइकोपिन। गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बिटोनिन। नेक्स्ट है राजधानी, जिसे क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। और इसको क्या कहते हैं? द स्टोरेज टैंक्स। इसकी संरचना कहती है फ्लूइड फिल्ड सैक, तरल पदार्थ से भरी होती है। इसकी झिल्ली कहती है इट्स, कैसी होती है? इट्स आउट्स मेम्ब्रेन, इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसकी जो बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। जंतु कोशिका, उसमें क्या होता है? ये मल्टीपल और वेरी स्मॉल। उसमें क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, और मल्टीपल होता है इसमें, और वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। और पादप कोशिका में क्या होता है? ये सेंट्रल, मतलब एक केंद्रक, एक ही जगह, एक मुख्य बिंदु पे। और वेरी लार्ज, बहुत लंबा होता है। कवर्स अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, 90% भाग को ये कवर करता है। इसका कार्य क्या होता है? ये परसरण नियंत्रण करता है। क्रूशियल फॉर सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। नेक्स्ट है केंद्रक, द ब्रेन ऑफ द सेल। तो इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का प्रबंधक, केंद्रक द्रव्य, द थ्रेड लाइक नेटवर्क विजुअल। इसका क्या होता है? ये थ्रेड लाइक नेटवर्क विजुअल इनसाइड।
क्रोमैटिन क्या होता है, मेड ऑफ डीएनए से होता है, और ये हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। विभाजन क्या होता है इसका, कहाँ होता है, ड्यूरिंग डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू थिक शॉर्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। पतला और छोटा संरचना में क्या होता है, गुणसूत्र हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र और केंद्रिका। तो गुणसूत्र क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो कैरी जीन्स, ये जीन इसी से बने होते हैं, और जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम में होते हैं, एंड ट्रांसफर जेनेटिक ट्रेट्स और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते रहते हैं। उपनाम क्या होता है इसका, वंशागति का वाहक। जैसे मानव में क्या होता है 23 पेयर्स 46, और चिंपैंजी इसमें 24 पेयर्स होते हैं 48, और बंदर में क्या होता है 21 होता है 42। और सेक्शन 2 में अगर हम लोग देखते हैं तो केंद्रिका, ये क्या होता है, इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज करी थी फोंटाना ने। इसका कार्य क्या होता है, फोंटाना, इसका कार्य क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण करता है, और फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इनसाइड में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ मैट्रिक्स, वैज्ञानिक और खोज। तो राइबोसोम की खोज किसने करी थी, राइबोसोम की खोज करी थी रॉबिन्सन और ब्राउन ने। रॉबिन्सन ब्राउन ने प्लांट्स की करी थी, और पहलाटे जो ये एनिमल्स, और नेम्ड बाय रॉबर्ट्स, और नाम किसने रखा था, रॉबर्ट्स ने रखा था। खोज करा था इन लोगों ने, और नाम किसने रखा था, रॉबर्ट्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज करी थी इसकी कॉलिकर, और नाम रखे थे बेंडा ने। गोल्जी का कैमलो गोल्जी के द्वारा। लाइसोसोम डी डुबे। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रिका की फोंटाना। मैंने इन सारी चीज़ों की खोज किसने और कब करी थी, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पिछले भाग में मैंने दिखाया, तो आप लोग इसका सन्मास याद कर लीजिएगा। और खोज किसने करी है ये तो यहाँ पर दिया ही गया है। बढ़िया से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़िया से समझ में आ जाएंगी। और कोशिश करिएगा आप वो सारी जो सन जो दिए गए हैं, इन लोगों को टाइम जो दिया गया है खोज करने का, वो आप साइड में ही लिख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कोशिकाओं के उपनाम क्या हैं। तो जैसे कोशिका को क्या कहते हैं, शक्ति केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यातायात प्रबंधक कौन होता है, यातायात प्रबंधक गोल्जी गाय होता है। और कोशिका की रसोई कौन होती है, हरित लवक। कोशिका का प्रबंधक केंद्रक होता है। और आत्मघाती शैली कौन सी होती है, आत्मघाती थैली, वो क्या होता है, लाइसोसोम। नेक्स्ट है हाई यील्ड महत्वपूर्ण अपवाद, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक आर द ओनली ऑर्गन्स विथ देयर ओन सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम। और आरबीसी का बहुत क्या है, जिसका हो गया मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स कंप्लीटली लैक। प्लास्टिड्स में क्या होता है, लवक में क्या होता है, ये मैसिव सेंट्रल बैकवेल्स राजधानी, और कवरिंग 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम एंड एक्सक्लूसिव आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ प्लांट सेल्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में।